Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to discuss about those couples where domestic violence is existing or those couples which have mental illnesses. So उन उस केसेस में हमें कैसे काउंसलिंग करनी है वो आज हम सीखेंगे. लेट मी टेल यू दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम यूनिट 2 ब्लॉक 3 MPCE 023 that is MAPC counseling psychology students. This video is for you guys. डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मारपीट तक ही सीमित नहीं होती. डोमेस्टिक वायलेंस में साइकोलॉजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, ये सारी चीज़ें आती हैं. अब इन सब का मतलब क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ टच करके मारना, किसी को प्रताड़ित करना, वो सिर्फ अकेली चीज़ नहीं है. अगर आप किसी को दिमागी तौर पे परेशान करना शुरू कर देते हैं, किसी को हमेशा डीमोरलाइज करते हैं, कुछ गलत शब्दों का उपयोग करते हैं, कुछ उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं पब्लिकली या घर के अंदर, या उसके साथ इस तरह का बिहेव करते हैं कि वो इंसान अपनी खुद की आइडेंटिटी भूलने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है, वो खुद का ध्यान नहीं रख पाता है, ऑल बिकॉज उसको आप सारे टाइम लोडेड रखते हो किसी ना किसी चीज़ से. वो सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आती हैं. इसमें इतना डिटेल नहीं दिया, बट मैंने ये अपनी नॉलेज से आपको बताया है जो मैंने सीखा है. सो मेरे वीडियोस का बेनिफिट आपको ये भी होता है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी आपसे शेयर करती हूँ जो मैं प्रैक्टिस में अप्लाई कर रही हूँ या सीख रही हूँ. उससे आपको डबल बेनिफिट होता है यहाँ वॉच करने से. सो लेट अस प्रोसीड विद व्हाट इज़ रिटन इन योर बुक. डोमेस्टिक वायलेंस जब भी एग्जिस्ट करता है तो ये मेन प्रायोरिटी हमें इसी बात को देना है कि वायलेंस है वहाँ, वायलेंस को हमें एंड करना है किसी भी तरीके से. आप काउंसलिंग, ऑब्वियसली आप काउंसलर तो आप काउंसलिंग करेंगे, लेकिन काउंसलिंग के अलावा हमको इंडिविजुअली, जो इंसान खुद सफ़र कर रहा है उसको भी इंडिविजुअल काउंसलिंग देनी है, और जो प्रताड़ित करता है, मतलब जो इंसान डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है उसकी भी काउंसलिंग ज़रूरी होती है. सिर्फ सफ़रर की नहीं, जो सफरिंग प्रोड्यूस कर रहा है उसकी भी काउंसलिंग ज़रूरी होती है. तो दोनों को काउंसलिंग देना होता है. देन अगर उनके बीच में सेपरेशन का प्रोसेस चल रहा है, मतलब दोनों पार्टनर्स अलग अलग रहने लगे हैं ऑल बिकॉज ऑफ दिस डोमेस्टिक वायलेंस, तो हमें उस टाइम पे भी काउंसलिंग देनी पड़ती है उन लोगों को जो सेपरेशन को फेस कर रहे हैं. और अगर इनके ऊपर केस लग गया, एक दूसरे ने एक दूसरे पर केस कर दिया, उस टाइम पे मेंटल ट्रॉमा जो हो रहा होता है, जिस कंडीशन से वो गुजर रहे होते हैं पार्टनर्स, उस टाइम पे भी हमें काउंसलिंग देने की ज़रूरत पड़ती है. तो हर एक सिनेरियो में ये बहुत ज़रूरी है. बट सबसे पहली चीज़, सोशल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है. जब डोमेस्टिक वायलेंस को रोकना ज़रूरी है, मतलब सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ अ क्रिमिनल एक्ट. अगर कोई वायलेंस करता है तो वो क्रिमिनल एक्ट पे आ जाता है और उसके ऊपर केस दर्ज किया जा सकता है. सो इसीलिए आप सबसे पहली चीज़ यही है कि सोशल कंट्रोल होना, इसको स्टॉप करना. और अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, कोई केस चल रहा है, कोई अ, बड़ा मामला, पुलिस का मामला चल रहा है, तो आप काउंसलिंग उस टाइम पे नहीं प्रोसीड करेंगे, आप उस पर इंटरफेयर नहीं करेंगे अनलेस कोर्ट का ऑर्डर हो, तभी आपको ये करना है. सपोज ऐसा कुछ बड़ा मेजर नहीं है, कहीं कोई केस नहीं चल रहा, एट दैट टाइम, इन दैट केस व्हाट यू वुड डू. उस टाइम पे आपको कुछ चीज़ें पता करनी है. क्या पता करनी है? आपको कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना है. ट्रैकिंग एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स इन डिटेल, किस बात पे इनका झगड़ा होता है उसको आपको ध्यान रखना है. ये देखना है कि जब ये साथ रहते हैं तब ये कैसा बिहेव करते हैं, और अलग 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 रहते हैं तब इनका बिहेवियर कैसा होता है. कभी कभी क्या होता है कि उस बंदे की, उस इंसान की हैबिट ही ऐसी होती है कि वो चाहे साथ में रहे चाहे अलग रहे, वो उसका जो ट्रेंड होता है ना, बिहेवियरल वे होता है, वो सेम होता है. सो दैट मीन्स उस इंसान को साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है. दैट इज़ वाई दैट पर्सन इज बिहेविंग इन सच अ मैनर विद एवरी वन. सो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है. और साथ रह के क्या, सिर्फ क्या साथ रह के ही करते हैं, तो वो फिर इस बात पे मैटर करता है कि उन दोनों के बीच में थॉट प्रोसेस किस तरह का चलता है, उसके ऊपर काम करना होगा. जब हम कपल्स की हिस्ट्री देखेंगे तो भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी. तो कपल्स की जो हिस्ट्री है और उनके बचपन में क्या इश्यूज थे, उनके ऊपर किस तरह से कंट्रोल किया जाता था, उनके ऊपर किसकी पावर होती थी बचपन में, और ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है. इनकी पास्ट हिस्ट्री, बचपन कैसा था, ये सब. सो जब काउंसलर इन चीज़ों पर कंसंट्रेट करते हैं, तब
कभी कभी ऐसा सिनेरियो आता है कि हमें इंडिविजुअली सेशंस लेने पड़ते हैं, एक पार्टनर का पहले एंड दूसरे पार्टनर का बाद में, लाइक दैट। कभी कभी जब हम एक ही पार्टनर के साथ एक दो सेशन कर लेते तो दूसरा पार्टनर कॉन्शियस हो जाता है और उसको निग्लेक्ट की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि उसको छोड़ दिया गया है कहीं पे, एंड उसको अटेंड नहीं किया जा रहा, सिर्फ एक ही को अटेंड किया जा रहा है और एक ही को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझा ही नहीं जा रहा। सो जब इस तरह का सिनेरियो आता है तो ये काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये इस चीज़ को समझाए कि क्यों पहले पार्टनर के साथ हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है और दूसरे पार्टनर को भी लेंगे इंडिविजुअली, वो भी उनको क्लियर करना पड़ता है। कभी कभी अबेंडनमेंट की फीलिंग, अबेंडन मतलब छोड़ देना, अकेला छोड़ देना, ऐसी फीलिंग भी आ जाती है जब कपल्स अलग अलग रह रहे होते हैं, कपल सेपरेट हो गए होते हैं। सो सेपरेट होना ज़्यादा सेंसिबल है, रादर वो आपस में लड़ाई करें बैठ के, एक दूसरे को वायलेंट हो जाए एक दूसरे के लिए। सो इसीलिए ये सेपरेट रहने लगते हैं। लेकिन जब ये सेपरेट रहते हैं तो इनको अकेलेपन की फीलिंग आने लगती है, जैसे इनको दुनिया ने छोड़ दिया, उस तरह की फीलिंग आती है। तो उस चीज़ को हमें नॉर्मलाइज करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि क्यों ये ज़रूरी है अलग रहना, और कैसे वो अपना टाइम स्पेंड करें, क्या चीज़ें एनालाइज करें। सेल्फ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज़ें हम बताते हैं। तो जब भी हम ये चीज़ें करते हैं तो उनको ये समझाना, उस पार्टनर को जो वायलेंट है उसको ये समझाना ज़रूरी है कि वायलेंट होना और नहीं होना ये उसके खुद के हाथ में है। किसी दूसरे पार्टनर के उकसाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। कभी कभी क्या बोलते हैं, अरे उसने मुझे ऐसी बात बोल दी कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाई और कर पाया और मैंने ये एक्शन कर दिया। तो उनको ये भी समझाना ज़रूरी है कि प्रोवोक होना या नहीं होना ये आपके हाथ में होता है, सामने वाले के हाथ में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब ये इंसान रियलाइज करता है कि उसका उस सामने वाले पार्टनर का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, एंड वो अपने खुद के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है, वायलेंट होना नहीं होना, प्रोवोक होना कि नहीं होना। अगर उसको ये एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है कि इट इज़ ऑल इन हिज ओन हैंड्स, तो वो फिर अपनी डिग्निटी से को रिगेन कर लेता है, इंडिविजुअल डिग्निटी को रिगेन कर लेता है। दैट मीन्स अपने आप को कंट्रोल करना वो सीख जाता है। सो हमें इस बात पे बार बार एम्फेसिस करना है, एम्फेसाइज करना है कि प्रोवोकिंग इज इज नॉट एग्जिस्टिंग, मतलब कोई प्रोवोक कर नहीं सकता अनलेस आप चाहो उस चीज़ को कि वैसा हो। सो इस चीज़ को भी हमें उनको समझाना है। सो एज सुन एज दे विल स्टार्ट बिलीविंग कि इट इज़ इन देयर हैंड्स, वो ये चीज़ें छोड़ देंगे, वो फिर प्रोवोक नहीं होंगे। सो अगर आप देखें यहाँ पे पिंक हाईलाइट है, दैट मीन्स ये वो टॉपिक है जो एग्जाम में आ चुका है ना, ये भी एग्जाम में आ चुका है टॉपिक, प्रिंसिपल्स टू वर्क विद मेंटली इल क्लाइंट्स। अगर आपके पास मेंटली इल क्लाइंट आते हैं तब आप उनके साथ कैसे वर्क करते हैं, किन प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। पहली चीज़, मेंटल इलनेस जो होती है ये एक फिनोमेना है। फिनोमेना मतलब एक पूरा प्रोसेस है, एक दिन की बात नहीं है, ये एक पूरा बहुत लंबे टाइम की बात है। जब कोई इंसान को प्रॉब्लम हुआ है, उसको मेडिकली डायग्नोस किया है, डायग्नोस्टिक्स को, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स को यूज़ करके, एंड उस डायग्नोसिस के बाद उसके ऊपर कौन सी प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मेंटल हेल्थ को ठीक करना है, वो भी एक पूरा फिनोमेना है, पूरा प्रोसेस है, जो एक चलने वाला फिनोमेना होता है जो चलता रहता है। तो इस तरह ये मेंटल इलनेस वो चीज़ होती है, वो एक दिन में आने जाने वाली बात नहीं होती। कपल काउंसलिंग में अगर हम देखें तो हमें पहले तो ये देखना है कि मेंटल इलनेस जो है वो किस लेवल तक की है। और अगर हाई लेवल की है जहाँ आपको लगता है सिर्फ काउंसलिंग हेल्प नहीं करेगी, मेडिकेशंस आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, एंड माइल्ड बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर आपको इसको रेफ़र करना होगा किसी स्पेशलिस्ट के पास, उसको आप ट्रीट नहीं करेंगे काउंसलिंग में। सो आप तभी इस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं जब वो प्रॉब्लम जो है, वो कंडीशन माइल्ड रिएक्टिव है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है कि बिना कि काउंसलिंग के अलावा उसको कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा वाला। सो कपल की जो प्रॉब्लम है और उनकी उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें ये भी देखना है कि वो किस तरह की स्किल्स को यूज़ करते हैं जब वो इंटरेक्ट करते हैं। और अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उन स्किल्स को यूज़ करके, तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना है, बार बार वही चीज़ करवानी है जिससे इनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, और इनकी मेंटल हेल्थ, जनरल मेंटल हेल्थ सही रहती है, नॉर्मल रहती है।
एक बार जब हमें ये पता चल जाए कि इनकी मेंटल इलनेस किस तरह की है और उनको समझ भी आ जाए, कपल को भी समझ में आ जाए कि उनको ये मेंटल इलनेस है और इसको किस तरह से ट्रीट करना है, तो दूसरा पार्टनर उनकी अच्छे से केयर कर सकता है और वो खुद की भी अच्छे से केयर कर सकता है। इस चीज़ को भी आपको उनको समझाना होगा। और किस तरह के चीज़ों पे उनको फोकस करना है सो दैट क्लाइंट का जो डिस्ट्रेस है वो इंक्रीज ना हो। और अगर आप खुद श्योर नहीं है कि आपको कैसे ट्रीट करना है, तो बेटर आइडिया इज़ टू रिफ़र दैट क्लाइंट टू सम अदर पर्सन, किसी और एक्सपर्ट के पास आप उसको रिफ़र कर दें। नहीं तो अगर आप उसको ज़बरदस्ती कंटिन्यू करेंगे तो उनके अंदर कन्फ्यूजन है, एंग्जाइटी आना शुरू हो जाएगी। नाउ हमें केयर की भी ज़रूरत होती है कि क्लाइंट अगर सीवियर मेंटल डिस्टरबेंस से जूझ रहा है, उसको बहुत बड़ी मेंटल हेल्थ इशू हो गई है, जो जिसको तो हमें ये श्योर करना है कि उसकी अच्छे से केयर की जा रही है, फैमिली मेम्बर्स के द्वारा भी और उसके पार्टनर से के द्वारा भी। और जो काउंसलर जब मिल रहे हैं तो अप्रोप्रिएट हेल्प के बारे में भी बता रहे हैं कि यहाँ से हेल्प लोगे तो अच्छा होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेंशन ऑफ सुसाइड बाय अ पार्टनर। सपोज पार्टनर के दिमाग में ये चलता है, खुद को ख़त्म करने की कोशिश करने की बात चलती है, सुसाइड कमिट करने की बात चलती है। ये थोड़ा हॉरिफाइंग चीज़ है जो क्लाइंट, जिसमें काउंसलर को भी डर जाता है कि अब क्या करें जब आपके सामने क्लाइंट आके ये बोलता है कि मेरे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मैं खुद को ख़त्म करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तब ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे कि इंसान कभी अपने आप को ख़त्म करने के लिए क्यों सोच रहा है, इस लेवल तक क्यों पहुँच गया कि उसको ऐसा सोचना पड़ रहा है। सो उस टाइम पे आपको क्लाइंट को पहले तो बैठ के अच्छे से एक्टिव लिसनिंग करनी है, आपको सुनना है वो क्या बोल रहा है, बीच में इंटरफेयर नहीं करना है बिल्कुल भी। लेट देम स्पीक आउट सब कुछ। तो कभी कभी क्या होता है, जो बिल्डअप इमोशंस होते हैं ना, जब वो वेंट आउट हो जाते हैं, उनकी फीलिंग जब बाहर निकल जाती है काउंसलर के सामने, तो ऑटोमेटिकली वो शांत हो जाते हैं और ये ख्याल चले जाते हैं। कईयों के फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उन दोनों केसेस में आपको क्या करना है वो देखना है। पहली बात, जब भी कोई इंसान ऐसी बात कर रहा है उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आपको पार्टनर्स हैं तो पार्टनर को भी ये समझाना है कि अगर आपका पार्टनर ये बात कर रहा है तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है और उसकी पूरी फीलिंग्स को समझना है कि वो कोई एक्सट्रीम स्टेप ना ले ले। तो पार्टनर को भी ये समझाना है कि उस पर ध्यान रखना है, उसकी बात को सुनना है, अवॉइड नहीं करना है और जो भी वो बोल बोल रहा है पार्टनर, उसकी बात सुनो। एंड एक नॉन सुसाइडल पैक्ट हम साइन कर सकते हैं काउंसलर के साथ, ये क्लाइंट के साथ। काउंसलर क्या करेंगे, ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कोई सरकारी पेपर नहीं होते, जस्ट पेपर, जस्ट स्पोकन वर्ड्स भी हो सकते हैं, रिटर्न वर्ड्स भी हो सकते हैं। बेटर इज़ टू हैव अ रिटर्न वर्ड्स। एक शीट पे आप ऐसे ही अपना एक स्टेटमेंट बना लें एंड क्लाइंट की जब आप काउंसलिंग कर दें, जिसको सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, उसकी जब आप उसको समझा दें कि ऐसा नहीं करना, ये गलत है, ये वो, तब आप उससे एक प्रॉमिस लें, रिटर्न में या वर्बल, जैसा भी वो कंफर्टेबल है, कि वो इतने पर्टिकुलर पीरियड तक ऐसा कोई एक्शन नहीं लेगा। जैसे कि सपोज नेक्स्ट सेशन तक नहीं लेगा, या कोई उसकी कोई मैरिटल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको ये थॉट आता है, जब तक ये रिजॉल्व नहीं होती तब तक वो एक्शन नहीं लेगा ऐसा। या फिर जब तक क्या हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया उससे कि भाई तुम 15 दिन तक ऐसा कुछ नहीं करोगे, तो वो उस टाइम तक हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेगा। एंड उसके अंदर एक छोटी सी एक होप आ जाती है कि ठीक है, इस टाइम तक मैं नहीं करूँगी या करूँगा, एंड देन उसके बाद हम फिर फर्दर एक्शन ले सकते हैं। बट जैसे ही आपका सेशन ख़त्म होता है, जहाँ आपने क्लाइंट को तो समझा बुझा के रोक लिया, इमीडिएटली आपको उसके फैमिली मेम्बर्स को कांटेक्ट करना है, कोई ऐसी सर्विसेज को, या उसके स्पाउस को तो करना ही है, फैमिली मेम्बर्स को भी करना, और ऐसी कोई एनजीओज हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं, उनको आपको कांटेक्ट करना है और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना है और बताना है कि ये उस सिचुएशन में है जहाँ ये एक्शन कर सकता है, ऐसा कोई सुसाइड का अटेम्प्ट कर सकता है। ना काउंसलर को अब इस बात के लिए भी ये बात भी पता होना चाहिए कि सुसाइडल थ्रेट्स क्यों आ रहे हैं उसके अंदर, ऐसा क्या हुआ कि उसके अंदर सुसाइडल थ्रेट्स हैं। वो सुसाइडल थ्रेट्स जो आपको दिख रहे हैं कि वो दे रहा है अपनी बातों से, सो आपको उसके ऊपर ख़ास तौर से नज़र रखनी है और उसको सजेस्ट करना है
कि किस तरह से वो इस थॉट से बाहर आ सकता है। कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट के दिमाग में थॉट तो आ रहे होते हैं लेकिन वो करना नहीं चाहता, लेकिन एक पर्टिकुलर वीक मोमेंट में वो अटेम्प्ट कर भी सकता है। तब आपको उसको समझाना है कि दिस इज़ जस्ट अ फेज, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू परसिस्ट ऑल द टाइम। तो उसको वहाँ से चले जाना है, उस जगह को खाली करना है, उस जगह पे रहना नहीं है, भीड़ में चले जाना है, अपने जान पहचान के किसी बंदे के पास चले जाना है या किसी को कॉल करना है, उसको अपने पास बुला लेना है, लेकिन अकेले नहीं रहना है जब ये थॉट आ रहा है। अपने आप को उन एक्टिविटीज़ में ऑक्यूपाई करना है जो वो पसंद करते हैं, जैसे पेंटिंग, म्यूज़िक, सिंगिंग, कुछ भी जो अच्छी चीज़ें हैं उन उसमें इंडल्ज करना है। लेकिन ये एक्शन नहीं लेना है, इसको पोस्टपोन करने की कोशिश करनी है। जिस भी तरीके से हो सके। जो कपल थेरेपी होती है, अब ये तो था सुसाइडल थॉट के बारे में यहाँ तक। अब ओवरऑल क्योंकि ये चैप्टर कपल काउंसलिंग के ऊपर था, तो उसी के ऊपर इन्होंने थोड़े से लास्ट 2 पैराग्राफ दिए हैं इस यूनिट के। उसमें ये क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली कपल थेरेपी एक सेंसिटिव इशू है, क्योंकि जो 2 पार्टनर आ रहे हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, उनका कल्चर अलग होता है और इसीलिए फैमिली फैमिली की भी सोच अलग-अलग होती है। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं। And it becomes very very difficult for a counselor to understand and communicate to the couple कि ये किन किन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। तो जब ये पार्टनर्स रियलाइज़ कर लेते हैं कि ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो पर्सनालिटीज़ उनकी अलग है, उनकी हैबिट्स अलग अलग हैं, वो डिफरेंट बैकग्राउंड या कल्चर से आते हैं, सो दैट इज़ वाई दे आर फेसिंग दैट इशू। तो इस केस में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कि वो आपस में बोलेंगे नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन टू काउंसल देम। तो कपल थेरेपी इज़ डिफरेंट एंड कपल काउंसलिंग इज़ डिफरेंट, फर्स्ट थिंग। तो कपल थेरेपी की जब हम बात करें तो इसमें एक काउंसलर शुड बी ट्रेन्ड एंड नॉलेजेबल। काउंसलर के पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। इट इज़ नॉट समथिंग जो आप एकदम से किसी ने बोला और आपने करना शुरू कर दिया। So that is why you should have proper training for that. So friends, this was all about unit 2। आज हमने यूनिट 2 ख़त्म कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियोस बेनिफिशियल लग रहे होंगे, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इन वीडियोस को, सो दैट सारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।